मेरा नाम है तरुण तिवारी और मैं लेके हाजिर हो चुका हूं आप सभी लोगों के सामने आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी। जैसा कि हमें पता चल रहा है हम लोग इंडियन पॉलिटी सेक्शन को कवर कर रहे हैं। लास्ट टू लेक्चर में हमने अच्छे तरीके से देख लिया था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि आपका मेन कंटेंट जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में अपने पढ़ते हैं, मेन कंटेंट्स जो आपके मेन जो पॉइंट्स के थ्रू एक बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसपे पिलर पूरी तरीके से खड़ा हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कहां कहां से किस किस सोर्स से हमने इसको प्राप्त किया या इंसर्ट किया अपने संविधान में। यानी दूसरा लेक्चर हमारा क्या था, बारोइंग फ्रॉम विच कंट्री, यानी जो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट की गई है, जैसे फंडामेंटल राइट देखा हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज देखा, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखे, वो कहां कहां से लिए गए। तो दूसरे चैप्टर का आपका ये पार्ट था। फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि मेन कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा आपका शेड्यूल, और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, आर्टिकल्स। ये सब सारी चीजें हमने लास्ट अपने लेक्चर्स में अच्छे तरीके से देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में, संविधान के बारे में और अच्छे तरीके से सारी चीजों को जानेंगे एक एक टॉपिक्स के साथ साथ, ताकि सारी क्लियरिटी हमारी होते जाए और क्वेश्चन जैसे भी बने, जिस भी तरीके से आपके एग्जाम में बने, हम उनको अच्छे तरीके से करते जाएं। तो चलिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दिख रहा है, फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमारा संविधान एक फेडरलिज्म, एक यूनिटरी फीचर्स रखता है। तो कैसे रखता है, ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं जो उसको फुलफिल करती हैं कि हमारा संविधान एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक यूनिटरी फीचर्स को रखता है। तो ये सब सारी चीजें हम देखेंगे कि व्हाट इज फेडरलिज्म या व्हाट इज फेडरल सिस्टम, क्या होता है, क्या संविधान में पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है कि संविधान एक फेडरल गवर्नमेंट है या फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखेंगे और इस टॉपिक को, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ा जाए। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से सारी पढ़ाई करते रहिए और इस जनरल अवेयरनेस सेक्शन को मेरे ऊपर पूरी तरीके से छोड़ दीजिए। बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उनको अच्छे से आप क्लियर कीजिए, नंबर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और जनरल अवेयरनेस सेक्शन के स्टैटिक और करंट पोर्शन आप मेरे ऊपर फेथ करके, भरोसा करके सारी चीजों को यहाँ से गेन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक अच्छे पावर के साथ, एक जोश के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सामने हमारे दिया हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा संविधान है उसको एक तरीके से कहा जाता है कि ये क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसको जानते हैं कि हमारा संविधान एक क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी अक्सर हम अपने यहाँ क्या देखते हैं, ये हमारे यहाँ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, और एक हमारे यहाँ क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है ना। तो अक्सर देखते होंगे कुछ फंक्शंस, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ मैक्सिमम कई सारी एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग तरीके से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कुछ हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो लगता है कभी कभी ये इंडिपेंडेंट है, कभी कभी लगता है कि वो इंडिपेंडेंट, कभी लगता है कि आपका सेंट्रल इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। तो कई सारी चीजें दिखती हैं। तो ये सब चीजें क्या है, उसी के साथ साथ आपके साथ और दिख रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फॉर्म करता है। तो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी खुद की पावर हो, वो भी अपना वो करता रहे, एडमिनिस्ट्रेशन है सारे सिस्टम को फॉलो करता रहे, और जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपनी खुद की पावर हो, वो भी आपका सेंट्रल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को यूज करता है। ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और मेन फेडरल, व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट, जहां पे सेंटर और स्टेट की पावर क्या हो, आपस में डिवाइड हो। यानी सेंटर का ये काम होगा और स्टेट का ये काम होगा। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई। क्वासी फेडरल वही चीज घुमा फिरा के
कि जहां पे आपका स्टेट गवर्नमेंट की भी सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो करती हो, स्टेट गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती हो और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट करती हो, दोनों के बीच आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स डिवाइड, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स डिवाइड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज नोन एज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फेडरल कंट्री उसको कहते हैं। यहां पर भी हमारे यहां भी देखते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, वो उसके डिवाइड किए पावर, लेकिन एक तरीके से सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब देखते हैं तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ इज क्वासी फेडरल इन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। अब देखते हैं फेडरलिज्म खुद क्या चीज होती है, व्हाट इज फेडरलिज्म। जैसे हमारी सिस्टम जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो हम देखते हैं फेडरलिज्म क्या होता है, व्हाट इज फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच powers have been divided between the center and constituents parts such as the state provinces। यानी फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे पावर डिवाइड होगा बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है ना। स्टेट की क्या पावर होगी, किन किन चीजों पे कानून बनाएगा, किन किन चीजों पे एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। स्टेट के बाद आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से कानून बनाएगा, किन किन चीजों पे गवर्नेंस गवर्नमेंट को फॉलो करोगे, सारे नियम को फॉलो करेगा। तो ये आपका क्या होगा, इसी को ही, इसी सिस्टम को कहते हैं फेडरलिज्म, ठीक है ना। सब में माइनर अंतर, सब फेडरल गवर्नमेंट फेडरलिज्म, जहां फेडरल गवर्नमेंट वही फेडरलिज्म है, इस सारी चीजें आपकी इंटरलिंक है। इट इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू accommodate two sets of politics, one at the center level और नेशनल लेवल जिसको कहते हैं, सेंट्रल लेवल को ही नेशनल लेवल कहते हैं नेशनल लेवल की गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल, एंड सेकंड इज रीजनल और प्रोविंशियल लेवल, ठीक है ना। एक तरीके का मैकेनिज्म होता है जो कि एक स्टेट लेवल एक गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे काम करती है, जहां पे दोनों की पावर आपस में डिवाइड होती है। भैया तुम्हारा ये काम है, मेरा ये काम, अपना अपना काम बांट लो। यहां पर भी हमें देखने को मिलेगा कि क्या सेंटर स्टेट दोनों बराबर हैं, वो चीज हम देखेंगे शायद नहीं बराबर। सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। इतनी बात समझ में आई कि व्हाट इज फेडरलिज्म या व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट। चलिए तो हम ये चीज अब देखेंगे, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। ये फेडरल सिस्टम जो होता है उसका क्या फीचर है, और ये फेडरल जो वर्ड है, यहां पे तो फेडरल फेडरल हम लोग कह रहे हैं, हमारी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल सिस्टम है, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री जहां पे पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड गवर्नमेंट। लेकिन संविधान में कहीं पर भी इसका वर्णन या कहीं पे इसका जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल सिस्टम का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। हमारा इंडिया इज अ फेडरल कंट्री का कहीं पर भी जिक्र नहीं। एग्जाम में भी पूछ लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल की बात कही गई है कि नहीं, या फेडरल सिस्टम इज इंसर्टेड है, फेडरल सिस्टम एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बताओगे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं वो निहित नहीं है या एक्सप्रेस नहीं किया गया है, ठीक है ना। बस हम इसको जान जाते हैं। कई फेडरल कंट्री भी कई तरीके से होती है, जैसे पावर डिवाइड हुआ सेंट्रल स्टेट में, कई सेंट्रल स्टेट का बराबर रहता है। दो तरीके की आपकी फेडरल सिस्टम होती है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, फेडरल सिस्टम के टाइप्स होती हैं। खैर हमें यहाँ पे देखना है कि मेन फीचर्स क्या क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर इज द मेन फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग देखते हैं सेंट्रल आपके फेडरल सिस्टम के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला जो दिख रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, यही सबसे बड़ा आपका फीचर भी, जैसे अभी भी इसके पहले भी बताया कि आपके क्या होते हैं, आपके पावर्स जो है डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, तो इसका सबसे बड़ा चीज क्या हुआ, एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड द सेवरल यूनिट्स। सेवरल यूनिट्स मतलब उसके जितने स्टेट्स हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहा जाता है उसको आपका स्टेट बोला जाता है, यूनिट्स बोला जाता है, पार्ट। जैसे इंडिया इज अ कंट्री, हमारा इंडिया, तो उसके क्या प्रोविंस क्या है, उसके पार्ट्स। जैसे हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, 28 यूनिट्स हैं, तो इट्स अ स्टेट, ठीक है ना, ठीक है।
फिर आगे देखिए, फेडरेशन मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर स्टेट अमंग द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉडीज, ईच ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द कंट्रोल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो नंबर ऑफ बॉडीज है, नंबर ऑफ सारी चीजें जो आपके स्टेट वगैरह हैं, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे इनको करेंगे, सारी चीज करेंगे पावर को डिवाइड करके बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है, सबसे बड़ा फीचर में क्या देखने को मिला फेडरल सिस्टम का, ऐसी गवर्नमेंट जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर होता है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, सबसे बड़ा फीचर ये होता है। दूसरा सबसे बड़ा फीचर क्या होता है फेडरल गवर्नमेंट का, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे बड़ा है, सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब यही सबका आपका कोई कुछ भी गड़बड़ हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो स्टेट में, आपका सेंटर में, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही आगे काम किए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही बोला जाएगा कौन सही है कौन गलत है। तो सुप्रीमेसी आपका कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, इन द फेडरल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा भी है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडेस्ट्रक्टिबल। इंडस्ट्री मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ चीजें जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते। ठीक है ना। तो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो आप उसको हटा नहीं सकते। जैसे हमने देखा कि अमेंडमेंट का भी एक प्रावधान था आर्टिकल 368 के अंतर्गत। हमने जब आपका शेड्यूल देख रहे थे, इसको देख रहे थे, आर्टिकल्स देख रहे थे, तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आप अकॉर्डिंग टू 368 बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसको संशोधन नहीं कर सकते या उसको आप बदल नहीं सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओहदा है, जो सुप्रीमेसी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे सारे काम किए जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के कुछ नहीं है, उसको आप बदल नहीं सकते। होता नहीं सुप्रीमेसी, उसकी पावर सुप्रीम सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। यूनिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द इंडिया, जो आपके देश की यूनिटी एंड सोवरेनिटी है, उसको आप नहीं तोड़ सकते। मतलब हम जो मिल के आपके 28 स्टेट, एक आपका यूनियन है, आपका इंडिया है, उसके साथ उसके 28 स्टेट हैं, 8 यूटीज हैं, ये सब मिलके जो बना हुआ हमारा एक देश बना हुआ है, इसको आप तोड़ नहीं सकते या इसके खिलाफ आप कानून नहीं बना सकते। ठीक है ना। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कि एक चुनाव होगा, लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, ये सब सारी चीजें होंगी, इसको आप नहीं बदल सकते कि चलो मोनार्की टाइप कोई गवर्नमेंट ला दें या कोई पावर ही आपकी डेमोक्रेटिक पावर ही खत्म कर दे, कुछ ऐसा कानून बना दे, नहीं, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसको आप हटा नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। फिर हमारा है फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा वो भी है फेडरल कैरेक्टर, जो सेंटर है आपका, जो स्टेट है, उसके भी जो पावर डिवाइड की गई है, उसको भी आप, वो भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको भी नहीं हटा सकते। आप किसी एक को ज्यादा, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बना सकते, स्टेट को बहुत ज्यादा पावरफुल, सेंटर को भी नहीं बना सकते। तो सबका एक बैलेंसिंग वे होगा। ठीक है ना। तो आप ये फेडरल स्ट्रक्चर को भी नहीं चेंज सकते। सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हम सब, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर एक चीज में हम लोग क्या है, सेकुलर, किसी चीज का कोई भेदभाव नहीं है, कोई एक सिंगल राष्ट्र नहीं, कोई किसी एक रास्ते पे नहीं चलेगा। तो हमारा पूरे सेकुलर धर्मनिरपेक्ष है हम लोग, तो आप उसको नहीं तोड़ सकते, उसको नहीं हटा सकते। ये हमारा सेकुलर कैरेक्टर, जिसके लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, सर्वधर्म समभाव। ठीक है ना। सारे धर्मों के लिए हमारे दिल खुला हुआ है, सबका स्वागत है, सब आइए, सब हमारे साथ रहिए, पूरी दुनिया को हम इसका पाठ पढ़ाते हैं। तो इस चीज को आप नहीं हटा सकते। फिर सेपरेशन ऑफ पावर, पता नहीं जो सेपरेशन ऑफ पावर, सबके बीच पावर डिवाइड है, किस डिपार्टमेंट का, किस अथॉरिटी का, किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, किस सबका एक सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है फ्रॉम द लोअर लेवल टू अपर लेवल। पोर्टफोलियो सिस्टम डिवाइड है, सारी चीजें सेपरेट की गई है, उसको आप नहीं हटा सकते, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इंडिविजुअल फ्रीडम को आप नहीं खत्म कर सकते, जो फंडामेंटल राइट्स हमारी दी हुई है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना।
ये सब क्या है, हमारी बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की मूल अवधारणा है। संविधान तो हमें इसी चीज की हमारी रक्षा करता है, आप उसको नहीं खत्म कर सकते। ओवर द टाइम कई सारी चीजें और चेंज हुई, ठीक है ना। जैसे आपका एक केस आया था केशवानंद भारती का केस, उसी समय आपका उसमें कई सारी चीजें उठी कि इस चीज को चेंज कर दिया जाए। पता चला कि बाद में ये तो संविधान की मूल अवधारणा है, उसको आप बदल ही नहीं सकते। तो इसलिए एक बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है, कौन कौन सी चीजें हैं जिसके खिलाफ अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। है भी बहुत ही रेयर केस में तो थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो समय के साथ और भी कई सारी चीजें बदली, जैसे रूल ऑफ लॉ इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियल रिव्यू, जैसे आपने कोई कानून बनाया किसी हाई कोर्ट्स ने या छोटे कोई कानून पार्लियामेंट ने बना दिया, किसी ने बन दिया, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियली रिव्यू करने का अधिकार है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आपके आता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकसभा राज्यसभा जो हमारा है, इसको आप बेसिक स्ट्रक्चर में रखा गया है कि आप इसको भी नहीं बदल सकते, नहीं चेंज कर सकते। कानून बनेगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, राज्यसभा में भी डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू वो बनेगी, आपकी मेंबरशिप क्रिएट होगा, इसको नहीं आप कर सकते। रूल ऑफ इक्वालिटी, सब बराबर हैं, संविधान की नजर में सब बराबर हैं, इक्वल हैं, सबको बराबर का दर्जा दिया जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस सब चीजों को आप नहीं चेंज कर सकते कि समाज में ये लोग बड़े हैं, ये लोग छोटे हैं। तो सब एक तरीके से संविधान की नजर में, देश की नजर में हर एक इंसान, चाहे वो गरीब हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, सब क्या है, बराबर है। ये चीज हो गई। फिर सामने क्या दिख रहा, हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। ये भी आपका क्या है, एक तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है। जो फंडामेंटल राइट्स दी गई हुई हैं संविधान के द्वारा, 6 फंडामेंटल राइट्स से पहले 7 हुआ करती थी, और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, हमारे संविधान ने स्टेट को एक जिम्मेदारी दी गई हुई है। प्रिंसिपल एक सिद्धांत के आधार पर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी करेगी, कैसे संविधान कैसे सोसाइटी को आगे ले जाएगी, लोगों का विकास कैसे करेगी। तो इनके बीच जो आपसी रिलेशन है, हार्मनी जो डेवलप हुई है, उसको आप नहीं तोड़ सकते, उसको आप नहीं इंडस्ट्रियल फॉर्म में ला सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो प्रावधान दिया गया हुआ है, इसके साथ भी आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। देश में हर साल 5 साल में एक चुनाव होगा, एक गवर्नमेंट स्टेब्लिश होगी, वो अपना काम करेगी, फिर उसके बाद उसी के आधार पर जनता फिर से उसको वोट देना चाहेगी, नहीं तो नहीं देना चाहेगी, उसके ऊपर है। तो उसको अच्छी तरीके से फ्री एंड फेयर कराना हम संविधान का एक कर्तव्य है। उसके लिए हेरा फेरी नहीं कर सकते, अच्छे तरीके से ही कानून उसका जैसा वैसा चलता रहेगा, उसमें सुधार भले कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रावधान उसके साथ भी कि खत्म कर दो, आज के बाद इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन होगा तो बस कुछ ही लोग इलेक्शन देंगे, ऐसा कुछ नहीं, उसके साथ वही खिलवाड़ करना मना है। दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या कह रहा है, लिमिटेड पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो लिमिटेड पावर है वो एक तरीके से बढ़ गई, नहीं कि पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिल जाएगी कि जो मन कहे वो बदलो, ठीक है ना। इसलिए उसके पावर को लिमिटेड किया जाएगा। पार्लियामेंट नहीं चाहेगी चलो कोई ऐसा बिल बना दे, कोई ऐसा कानून बना दे जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाए, दायरा बढ़ जाए कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट का, कि और ज्यादा अमेंडमेंट का पावर बढ़ गया, चलो पूरा संविधान में बड़ी बड़ी चीजें बदल दे। नहीं, पावर को लिमिटेड ही रखा जाएगा। फिर उसके बाद पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 142, 147, जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई हुई है, जो आपको संविधान के द्वारा क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है, जिसके बलबूते आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने धर्म के साथ जी सकते हैं। फंडामेंटल राइट, आपको जीने का अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा। तो इन सब चीजों को भी कोई टच नहीं कर सकता, ठीक है ना। इस संविधान के आर्टिकल 32 में उसके खिलाफ कई सारी रिट्स दी गई हुई हैं। अगर कोई आपका कोई हनन किया, कोई वॉयलेट किया, तो आपके साथ संविधान खड़ा है सीधा तान के, भैया आओ, काहे किसी का वॉयलेट करोगे, किसी का हम बताते हैं, रिट जारी कर देगा सीधा अंदर। तो ये सब सारी चीजें, इसको आप नहीं बदल सकते कि पार्लियामेंट वाले उड़ गए, बिल पास कर दिया, संविधान कुछ नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, तो इसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर वही चीज पावर ऑफ हाई कोर्ट्स अंडर 226, जैसे इसको 32 के अंतर्गत पूरा अधिकार था आपके, इसको सुप्रीम कोर्ट को, उसी तरह 226 के अंतर्गत पूरी तरीके से अधिकार है आपके, किसको, हाई कोर्ट को, वो भी रिट जारी कर देगा। लोअर कोर्ट्स को या किसी जो लोकल अथॉरिटी है, कोई आदमी है, कोई इंडिविजुअल है,
वो भी अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है आम जनता के साथ, किसी के साथ, तो उसको भी कह देगा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में है, इनको नहीं बदला जा सकता, इनको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये हम समझ गए ना, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। ठीक, ये चीज यहाँ पे आपके दी गई हुई थी, ठीक है ना। नाइदर ऑफ द टू गवर्नमेंट शुड बी इन अ पोजिशन टू ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके प्रोविजन दिया गया हुआ है, स्टेट या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरराइड नहीं कर सकती, ठीक है ना। चलिए अगला फेडरल फीचर्स देखते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट संविधानों में से एक है, ठीक है ना, जिसमें मोर देन 448 हो गए। जब आपका संविधान आपका जब बना तो उस तरह में 395 आर्टिकल्स थे, बढ़ते बढ़ते समय के साथ सारी चीजें बढ़ती गई, 448 आपके वो हो गए, 25 पार्ट हो गए, 12 शेड्यूल हो गए, सब बढ़ गए। तो इतना बड़ा साइज है, 2 साल 11 महीना 18 दिन जिसको लिखने में लिख गए। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से सारी चीजें उसमें वर्णित की गई हुई हैं, सारी चीजें उसमें एग्जिस्ट हैं, उसी के आधार पे ही देश का कानून चलेगा, ठीक है ना। तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल गवर्नमेंट। फिर रिजिडिटी मतलब एक तरीके से कठोर, वो कठोरता नहीं है, मतलब फेडरल सिस्टम में उतना ज्यादा नहीं कि एकदम पूरी तरीके से रिजिड हो, बदला भी जा सकता है, अमेंड भी की जा सकती है। इट मीन्स द पावर ऑफ द अमेंडेड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच रेगुलेट्स द स्टेटस एंड पावर्स ऑफ द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट बी कन्फाइंड एक्सक्लूसिव आइदर टू फेडरल और स्टेट बट मस्ट बी ज्वाइन एक्ट ऑफ बोथ, ठीक है ना। दोनों को एक साथ काम करना होगा, ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती करके कोई वो ही कर ले, पावर को बदल दे, या ज्यादा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे। हाँ उसके पावर है, लेकिन उसके साथ साथ तो उसको साथ साथ क्या होगा, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हाथ मिला के चलना होगा, ठीक है ना। उससे सलाह लेना होगा, कोई चीज कानून जैसे वो कर रहा है, आपकी बाउंड्री बदल रही है या नाम बदला जा रहा है, तो ये सब सारी चीजें देखते हैं, उससे कंसल्ट भी किया जाता है कि अच्छा जो बड़ा काम होगा, कुछ चीजें तो आपको सिंपल अमेंडमेंट हो जाता है, लेकिन कुछ अमेंडमेंट होते हैं बड़े अमेंडमेंट जिसमें उसकी कंसल्ट होना जरूरी है। तो पूरी तरीके से रिजिडिटी नहीं होती फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फिर उसके बाद क्या दिखाई जा रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का इंडिपेंडेंसी, ये है सारी चीजें आपका जैसे आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से क्या है, इंडिपेंडेंट है। किस चीजों में, बहुत सी चीजों में इंडिपेंडेंसी है उसकी, कि वो अपना सारी चीजों को देखेगा। आपका लोअर कोर्ट, आपका हाई कोर्ट कैसे काम कर रहे हैं उस पर रिव्यू देगा सारी चीजों का। फिर आपका हाई कोर्ट है, वो देखेगा आपके लोअर कोर्ट जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इनके कैसे काम कर रहा है, कैसे क्या। तो सबकी अपनी इंडिपेंडेंसी है, ऐसा नहीं कि हर एक सेंटर का अपना एक अलग जुडिशरी है, स्टेट का अपना एक अलग है, ठीक है ना। तो सब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंडिपेंडेंसी सारी लोगों की है, सब एक साथ जुड़े हुए हैं। फिर डुअल सिटीजनशिप, हमारे देश में क्या है, डुअल सिटीजनशिप, ये भी फेडरेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। डुअल सिटीजनशिप में क्या होता है कि आपका क्या है, ये कि जैसे आपका अमेरिका वगैरह है, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, आपका स्टेट के लिए अलग लेना पड़ेगा और आपका कहाँ के लिए, पूरे कंट्री के लिए अलग लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या मेनली चीज है, ये आपके फेडरेशन में डुअल सिटीजनशिप ना होके सिंगल सिटीजनशिप है। फेडरेशन में अलग अलग कंट्रीज में आपके डुअल सिटीजनशिप होती है, तो सिंगल सिटीजनशिप में आपको सिर्फ इंडिया का ही एक सिटीजनशिप लेना होगा और वो देश के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं और बस सकते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है, आपको अमेरिका का अलग लेना पड़ेगा और वहां का स्टेट्स के उसके अलग सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। बाइकैमरलिज्म है, देखिए हमारे यहाँ बाइकैमरलिज्म में मतलब लोग आपका क्या है, दो आपके ये हर स्टेट में आपके विधानसभा है, राज्यसभा है, विधान परिषद है, तो दो आपकी क्या है, आपकी वो है बाइकैमरलिज्म सिस्टम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो अब चलिए इसके बाद हम क्या देखेंगे, आपका यूनिटरी फीचर्स। ये तो था हमारा क्या था, फेडरल फीचर्स। अब हमारा क्या होगा, यूनिटरी फीचर्स। तो इसके क्या क्या मेन पॉइंट्स होंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो यूनिटरी फीचर, फेडरल फीचर में सेंट्रल स्टेट के बीच पावर डिवाइड थी, सारी चीज कैसे कौन क्या काम करेगा, सब चीज मेन चीज हमने देखा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। उसके पहले हमने देखे सारे पॉइंट्स की पावर ऑफ द
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दीज आर द फीचर्स। अब हम देखेंगे आपका क्या यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहला दिख रहा हमारा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बीच क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इजिली अमेंडेड। ऐसा नहीं है कि संविधान में जितनी चीजें लिख दी गई हैं वो ब्रह्मा की लकीर है, उसको भी बदला जा सकता है, क्या करके, इजिली अमेंडेड करके, आपका वोटिंग करा के इलेक्टेड मेंबर के बीच आपका अमेंडेड का एक सिस्टम होता है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसको हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। इन द केस ऑफ अमेंडमेंट सीक्स टू चेंज एस्पेक्ट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है ना। द प्रोविजन टू ब्रिंग अबाउट सच अमेंडमेंट्स इज नॉट इजी, ठीक। अगर आप फेडरलिज्म का जो फेडरलिज्म इन इंडिया है, आपका देखिए पीछे क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर था, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे जानेंगे, ये लॉ चेंज कर दे मेन फेडरल सिस्टम को, तो इतना आसान नहीं होता, ठीक। फिर अगला क्या सिस्टम दिख रहा है हमारा, मोर पावर बेस्ट विद द सेंटर। यूनिटरी फीचर्स का सबसे बड़ा एक सिस्टम है कि ज्यादा से ज्यादा पावर किसके बीच डिवाइड होती है। पावर तो डिवाइड है ही है बिटवीन द सेंटर स्टेट, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है कि इक्वल पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है ना। मतलब कहीं कहीं ज्यादा पावर डिवाइड दिया गया है, ज्यादा एक तरीके से पावर दी गई है हमारी सेंटर को। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज मोर पावर विद द यूनियन लिस्ट। यहां देखिए साफ साफ लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन guarantees more power with the union list. On the concurrent list, parliament can make laws that override the laws made by the state legislature on some matters, ठीक है ना। The parliament can also make laws regarding certain subjects in the state। देखो यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि पहले तो एक बार कहते हो कि भैया सेंट्रल स्टेट में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट में जो सारी चीजें दी गई हैं उसको स्टेट बनाएगी, ये सब सारी चीजें तो पहले बता दी हो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक लॉ रिगार्डिंग द सर्टेन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। यानी कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में भी रहेंगे, वहां पर भी पावर किसको रहेगी बनाने का, आपके सेंटर को। दैट्स मीन्स कहीं कहीं उसको ज्यादा पावर दी गई है। तो ये यूनिटरी फीचर्स में हमारे आता है। अगला देखते हैं, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा। ये भी एक यूनिटरी फीचर्स है। ऐसा कैसे, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन द अपर हाउस इज बेस्ड ऑन द स्टेट पॉपुलेशन। जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन उतने उसके मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। जैसे कि आपका यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, देखो वहां पे क्या है, 31 सीट्स हैं, और गोवा सबसे छोटा सीट है, सबसे छोटा राज्य है, वहां पे एक राज्यसभा का मेंबर है। तो ये इट इज एन आइडियल फेडरल सिस्टम। ऑल द स्टेट्स शुड बी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जो आइडियल आपका फेडरल सिस्टम होता है वहां पे क्या होता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। फिर हमारा आता है द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं। तो हमारे जो इंडिया में द एग्जीक्यूटिव इन बोथ द सेंटर एंड स्टेट इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव्स। दिस गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन द डिफरेंट। जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स क्या प्रेसिडेंट, गवर्नर, सारे लोग होते हैं, इनके पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर बोला जाता है। जैसे आपका पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट। फिर आपका यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर। तो ये सब सारे क्या हैं, पार्ट्स ऑफ द लेजिस्लेचर हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर्स हो गया। आगे देखते हैं, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। कहा जा रहा है लोकसभा जो होगी वो राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल होगी। हाँ होगी, कैसे होगी, तो जैसे क्या होता है, लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग उनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, दे आर इलेक्टेड मेंबर्स। और राज्यसभा भी होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, तो उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो भाई ज्यादा पावर उसी के पास होगी ना, जिसको हम चुन के भेजे रहेंगे आपके पार्लियामेंट में, जाओ हमारे लिए कानून बनाओ ताकि हमारा देश आगे बढ़े, जो एग्जिस्टिंग कानून है उसमें अमेंडमेंट करो। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। तो ज्यादा जिसके पास बनाने की पावर है, ज्यादा जो इसको जनता चुन के भेजी है, उसके बाद ज्यादा पावरफुल होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे सारे इलेक्टेड मेंबर हैं।
राज्यसभा में तो कोई बिल कानून से भेजा जाता है फॉर द कंसिडरेशन, देखो भैया पास कर दो, ये लोगों की जरूरत के लिए है और इसको पास होना, कानून बनना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे दिया गया है लोकसभा को ज्यादा पावरफुल इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। फिर अगला क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन। तो इमरजेंसी प्रोविजन का क्या होता है, सेंटर इज प्रोवाइडेड विद द इमरजेंसी पावर्स व्हेन एन इमरजेंसी इंपोज द सेंटर हैज इंक्रीज कंट्रोल ओवर द स्टेट। जैसे इमरजेंसी जब लग जाती है, जैसे कोई वॉर हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, तो इमरजेंसी आपातकालीन की घोषणा कर दी जाती है। तो आपका ऑर्डिनेंस के थ्रू आपका राष्ट्रपति क्या करता है, आपका आपातकाल घोषणा कर देता है। वहां पे तो स्टेट की सारी पावर मैक्सिमम छीन जाती है, तो वहां पे सेंटर स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि सेंटर ही पूरी तरीके से उसको क्या करने लगता है, लीड करने लगता है, अपने कंट्री को लीड करेगा सेंटर, तो फिर राज्य की पावर वहां पे खींच ली जाती है। तो सेंटर इमरजेंसी पावर में भी सेंटर की पावर बढ़ जाती है। तो यूनिटरी फीचर्स हो गया। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जुडिशरी इन इंडिया इज इंटीग्रेटेड, देयर इज नो सेपरेट जुडिशरी एट सेंटर एंड द स्टेट लेवल, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा सबसे ज्यादा आपका क्या है, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद स्टेट में आपका हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब एक दूसरे के क्या है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है ना। हर एक का लेवल पे बना हुआ सारी चीजें, ठीक। तो ये दीज आर द यूनिटरी फीचर्स। फिर हमारा आगे न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन, यहां पर भी सेंटर को ज्यादा पावर मिल जाती है। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अल्टर द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट बाय इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ द स्टेट। यानी पार्लियामेंट जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास पावर होती है किसी भी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर कर देना, ठीक है ना। किसी चेंज के, इट कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट का नाम भी बदल देना। ज्यादा उससे ज्यादा कंसल्ट भी नहीं करेंगे स्टेट से। आपके सिंपल मतों के, सिंपल वोट के आधार पे पार्लियामेंट में कोई भी बाउंड्री को अल्टर कर सकती है। जैसे आपका देखिए आर्टिकल 370 पूरी तरीके से जाके वो हटा दिया, जब वहां पे इम्पोज किया गया, हटा दिया उसको, 2 यूटीज में बांट दिया। क्या कश्मीर से पूछा, सबको अंदर करके, आपका सबको नजरबंद करके सारा काम कर दिया रातों रात, पार्लियामेंट में बिल पास करके सारी चीज लो भैया। तो यहाँ पे क्या है, न्यू स्टेट फॉर्मेशन या कुछ चीज बदल देना सारी चीजें। तो यहाँ सेंटर इज मोर पावरफुल। फिर आ जाता है ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज का एग्जाम थ्रू द ऑल इंडिया सर्विसेज सच एज IAS, IPS, IRS, ये ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं। तो इनका जो आपका UPSC होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस, इनका एग्जाम लेती है। तो द सेंटर इंटरफेस इन द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, दिस सर्विस ऑल्सो ऑफर अन इन्फॉर्मेटी इन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द नेशन। तो ये जो ऑल इंडिया सर्विस के जो सर्विसेज होते हैं, क्योंकि कहीं भी आपका वो होता है, क्या कहते हैं, ट्रांसफर, सारी चीजें सब पूरा UPSC देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, तो इनका पूरी एग्जीक्यूटिव में इनका रोल होता है। तो ये सब सारी चीजें मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद होता है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। एक आपका क्या है, इलेक्शन कमीशन है, वो क्या करता है, चुनाव करवाएगा आपका, कहाँ का, सेंटर का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। यहाँ पर भी स्टेट का कोई वो नहीं है, ज्यादा रोल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन क्या करवाएगा, स्टेट में तो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं, लेकिन ये सब कौन से चुनाव करवाएंगे, आपके जो लोकल गवर्नमेंट वगैरह के चुनाव होते हैं, इनके करवाते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी है, ठीक है ना, जो कि कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन एट द बोथ द सेंटर एंड द स्टेट लेवल इन इंडिया। सेंटर और स्टेट लेवल पे क्या करवाएगा, अपना चुनाव करवाएगा। द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर भी स्टेट का कोई इतना रोल नहीं होता, कि ये भी पूरा सेंटर का ही, सेंटर रिकमेंड करेगा, प्रेसिडेंट उसका क्या करेगा, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा। तो ये आपका यूनिटरी फीचर्स हो गया। अगला यूनिटरी फीचर्स क्या है, इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी भी है, जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका ऑडिट भी कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपकी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कैग, जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, हु ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द बोर्ड, सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है ना। CAG किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा, व्हाट इज द राइट आंसर। तो आर्टिकल, चलिए मैं ये बता देता हूँ, आर्टिकल 148 अक्सर एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है CAG का अपॉइंटमेंट वगैरह, ये सब सारी चीजें। तो इसका एक प्रावधान है, जिसको भी अपॉइंटमेंट कौन करता है,
आपका राष्ट्रपति करता है। फिर उसके बाद आता है पावर्स टू रिमूव की ऑफिशियल्स, यानी जो आपके जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, उनको भी हटाने का अधिकार आपका क्या है, उसके ही थ्रू आपका रिकमेंड करेगा या उसको एडवाइस देगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट तो क्या करेगा, द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू रिव्यू सेंट्रल सर्टेन की गवर्नमेंट ऑफिसर्स, उनको अधिकार ही नहीं होता कि वो उनको हटा सके, ठीक है ना। तो जैसे आपके कौन सा इलेक्शन कमिश्नर हो गए, ये भी आपके स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर, इनको भी नहीं हटा सकता, हाई कोर्ट के जज को भी नहीं हटा सकता, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं हटा, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये कैसे तुम हटा दोगे, तो पूरा ऊपर से ही है सब लोग। तो ये सब सारी चीजें हैं आपके जो कि यूनिटरी फीचर्स हैं हमारे संविधान में। तो समझ में आ गया हमारा क्या क्या एक तरीके से यूनिटरी फीचर्स और फेडरल फीचर्स को हमने देख लिया अच्छे तरीके से। अब आगे हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक दो फीचर्स और आपके देख लीजिए। सिंगल सिटीजनशिप भी अभी बचा हुआ है, भी क्या हमारा आपका क्या है, यूनिटरी फीचर्स है। इन इंडिया ओनली सिंगल सिटीजनशिप इज अवेलेबल टू सिटीजन्स, ठीक है ना, दे कैन नॉट बी सिटीजन्स ऑफ द स्टेट एज वेल। दिस हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग द फीलिंग ऑफ द नेशनलिटी एज फॉर्स यूनिटी अमिंस्ट द रीजनल। सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे ये चीज लिखी गई है कि हमारे यहाँ क्या है, एक सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, जिसमें पूरे देश में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप आपको लेना पड़ेगा। उसकी वजह से आप पूरी तरीके से देश में कहीं घूमिए, कहीं रहिए, कहीं जाइए, कहीं रिसाइड कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको डुअल सिटीजनशिप अदर्स कंट्रीज की तरह लेने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर्स है कि भाई स्टेट से अलग लो और सेंटर से अलग लो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। फिर गवर्नर्स अपॉइंटमेंट्स, यहाँ पे गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, यहाँ पे सेंटर ही करता है, ठीक है ना, सेंटर ही करेगा कि इस स्टेट में कौन गवर्नमेंट रहेगा, इससे अदर गवर्नमेंट आपकी स्टेट में भी गवर्नमेंट्स हो जाती है। तो द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट अपॉइंट द गवर्नर्स, द सेंटर डज, सेंटर ही करता है। तो ये सब सारी चीजें हमारी क्या है, यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना, आगे हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हमने सारी चीजें पढ़ी देखी, उसी के आधार पर ही सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आपको जानने की जरूरत है, कैसे कैसे आएंगे इसकी हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल, द टर्म फेडरल कहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, किस जगह, तो कहां पे दिया, कहां पे लगता आपको कहां पे दिया होगा, इट्स फिगर्स इन द प्रियम्बल, क्या प्रस्तावना में दिया गया है जो हमने पढ़ा। फिगर्स इन द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्ट थर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। द फिगर्स इन आर्टिकल 368, 368 में दिया गया। इट डज नॉट फिगर एनी वेयर, या कहीं पर भी नहीं दिया गया है। अगर अच्छे तरीके से आपने अभी लेक्चर को सुना होगा, जो हमने अभी चर्चा की, इसको आपने अगर ध्यान में दिया होगा, तो आप तुरंत ध्यान में दे गए होंगे कि सर ने बोला कि संविधान में देखो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि इंडिया इज अ फेडरल नेशन, इंडिया है फेडरल। इसको बस एक तरीके से ये माना गया है कि फेडरल है, क्योंकि हमारे जो वो क्या करते हैं, पावर्स हैं जो डिवाइड किए गए हैं आपके सेंटर और स्टेट में, दैट्स मींस इज ए फेडरल कंट्री। बट संविधान में कहीं पे नहीं लिखा है इंडिया इज ए फेडरल। संविधान में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये भी लिखा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक संघ है, ठीक है ना, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। यहां पे एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि आप जब चाहे अलग हो जाए, जब चाहे हमारे साथ मिल जाए। तो इंडिया इज दैट इज भारत, इंडिया एक जो कि भारत है। तो ये फेडरल चीज जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ध्यान में रखिए, डज नॉट फिगर एनी। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, व्हाट डज द टर्म फेडरेशन इंप्लाई। जो आपका फेडरेशन वर्ड है, कैसा चीज क्या इंप्लाई कर रहा है, किस तरीके की चीज वो
आपका आश्रित है। फ्यूजन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स या डेवोल्यूशन ऑफ द पावर्स। तो फेडरेशन क्या है? डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है ना, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जैसा कि हमने पढ़ा व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरल, तो हमने पढ़ा कि द पावर्स डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज नोन एज फेडरलिज्म या फेडरेशन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं बच्चों। द बेस्ट फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म सुटेड फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया इज, क्या कौन सा बेस्ट फॉर्म ऑफ द फेडरलिज्म होगा? सेंट्रलाइज फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या कॉन्फ्लिक्टिव फेडरलिज्म। सेंट्रलाइज फेडरलिज्म हो गया कि एकदम पूरी तरीके से सेंटर के हाथ में, बार्गेनिंग मतलब कि थोड़ा बहुत, कोऑपरेटिव मतलब एक तरीके से कोऑपरेटिव भावना होनी चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, लेकिन कोऑपरेटिव देखिए, रेखा कीजिए कि आपका वार हो गया, इमरजेंसी हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई जहां पे सेंटर को जरूरत हो गई तो स्टेट मदद करेगा, स्टेट को कोई दिक्कत हो गई तो सेंटर उसके साथ मदद करेगा। तो ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। दैट मीन्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही फॉलो करना चाहिए या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही बेस्ट फॉर्म ऑफ एक तरीके से गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। कॉन्फ्लिक्टिंग में तो एक तरीके से रोज भिड़े ही रहो, तो ऐसा फेडरलिज्म की क्या जरूरत है? आपस में पावर बांट दो और लड़ाई कर दो, भैया तुम भड़कवाओ भैया हम भड़कवाओ, तो ऐसे भी फेडरलिज्म की जरूरत नहीं है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज सुटेड फॉर एनी कंट्री, ठीक है। इंडिया को भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अच्छी चीज है अगर अच्छे तरीके से चले। अगला क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रेसिड्यूअरी पावर्स आर वेस्टेड इन द, इसके अंतर्गत है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। जैसा कि बात हुआ कि रेसिड्यूअरी पावर या ऐसी पावर जो कि आपकी स्टेट या नीचे की गवर्नमेंट नहीं कर सकती। आप देखे होंगे स्टेट लिस्ट या आपका कॉन्करेंट लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट, उसमें भी एक तरीके से की थी, जो सेंटर और स्टेट लिस्ट की जो नहीं बना पाएगा तो आपकी कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। किसको बनाने का अधिकार है? पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो रेसिड्यूअरी पावर हमारी किसके पास है? सेंटर कह लो, यहाँ पे तो एग्जीक्यूटिव हो गया, अभी हट गया, जुडिशरी हट गया, स्टेट लेजिस्लेचर है ही नहीं, रेसिड्यूअरी पावर वेस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है आपकी? पार्लियामेंट है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। चलते आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ यूनिटरी इन स्पिरिट, या एक यूनिटरी है हमारा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर है, या एक यूनिटरी है, या यूनिटरी इन फॉर्म एंड फेडरल इन स्पिरिट। फिर उसके बाद होता है प्योर फेडरल। तो क्या है हमारी? एक फेडरल का फॉर्म है एंड यूनिटरी क्या है? स्पिरिट, ठीक है ना। फेडरल का फॉर्म कैसे कि पावर्स डिवाइड कर दी गई है आपकी सेंटर और स्टेट में, ठीक है ना। सेंटर एंड स्टेट में पावर आपकी डिवाइड कर दी गई है, लेकिन वो क्या है? उसकी स्पिरिट जो है पूरी तरीके से यूनिटरी है, मतलब एक है। पावर भले ही डिवाइड हो लेकिन हम एक है, सोवेरियन है, यूनिटरी है, सारी चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिजेंबल्स, यानी कि जो निम्नलिखित देश दिए हुए हैं आपके सामने, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, नाइजीरिया है, वो किसके क्लोजली रिसेंबल, मतलब किसके संविधान के हिसाब से एकदम पूरी तरीके से मिलता जुलता है। तो आपको याद होगा जो हमने पढ़ाया था, यहाँ पे कॉमन सेंस आप लगाएंगे, कहाँ कहाँ किससे कौन सी चीजें ली गई हैं। तो फेडरल का सिस्टम जो लिया गया था वो किस देश से लिया गया था? क्या यूएसए था या ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, कनाडा था इसमें से? हाँ, एक देश था। वो कौन सा था? कनाडा था। जहां पे देखो याद होगा आपको कि सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम ऑफ द फेडरल, ये वो सारी चीजें एक पूरा सेंटेंस था। तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया था? कनाडा से लिया गया था, ठीक है ना। यहाँ दिमाग लगाएंगे, इस आंसर को ऊपर ले जाएंगे। तो दिस इज द कनाडा इज द राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं। Parliament has the power to legislate with respect to matter in state list provided it is in the, कहाँ पे? national interest या interest of the state concerned, interest of the public या interest of the minority। यानी पार्लियामेंट को पावर टू लेजिस्लेट द रिस्पेक्ट ऑफ द मैटर इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है ना। स्टेट लिस्ट में जो चीजें दी गई हुई हैं उसकी रिस्पेक्ट में उसको बनाना, कोई चीज कानून बनाना,
किस आधार पे होगा? तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न। जो आपके स्टेट से रिलेटेड चीजें होंगी, स्टेट का उसमें कंसर्न होगा, स्टेट के भले के लिए जो चीजें होंगी वो क्या करेगा? पार्लियामेंट बना सकता है। ठीक है ना? चलिए, लेजिस्लेट कर सकती है। अगला हमारा क्वेश्चन जो आ रहा है इंपॉर्टेंट है, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द थ्री लिस्ट दैट डिवाइड्स पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। हमने पढ़ा था कि किस पूरी लिस्ट पढ़ी थी, शेड्यूल पढ़ा था पूरी तरीके से। वही पूछ रहा है किस शेड्यूल में दिया गया हुआ है कि जो लिस्ट का डिवाइडेशन था, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये किस शेड्यूल में दिया गया? पहले 5वें शेड्यूल में, 6 शेड्यूल में, 7 शेड्यूल में या 8 शेड्यूल में? तो किस शेड्यूल में दिया गया है इसको हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा आता है, पेट क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। ये दिया गया हुआ है इन द 7th शेड्यूल। ठीक है ना? 8th शेड्यूल में तो हमने देखा था कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज वगैरह सब सारी चीजें एलिमिनेट भी कर सकते हैं अगर आपको सारी चीजें याद है। नहीं याद है तो आपका किस शेड्यूल में है? 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, which one of the following pairs of the level of the government and legislative power is not correctly matched? यहाँ ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट आपकी दी गई हुई है और वहां पे आपसे क्या की गई हुई है? लिस्ट या उसकी पावर्स दी गई हुई है। तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? इसमें से आपसे पूछा है कि एक इसमें करेक्टली मैच नहीं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं, सेंट्रल लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनियन लिस्ट है, सही बात है, क्योंकि यूनियन लिस्ट में जितनी चीजें दी गई हैं वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद देखिए, याद कीजिए, स्टेट लिस्ट की बात यहाँ पे दी गई हुई है। स्टेट लिस्ट हमने देखते थे, तो जितनी स्टेट लिस्ट में सारी जानकारी थी उसको कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में जो सारी चीजें दी गई थी वो सेंट्रल स्टेट मिलके। तो ये कहीं कहीं 3 चीज एकदम सही हो रहा है। दैट्स मीन चौथा ये आपका जो दिख रहा है हमें, इस आपका लोकल गवर्नमेंट जो दिख रहा है, रेस्ट्रिक्टिव पावर, ये गलत है। 3 सही यहाँ दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द लिस्ट, तो ये चौथा ऑब्वियसली अपने आप ही गलत हो जाएगा। और गलत भी दिख रहा है क्योंकि रेस्ट्रिक्टिव पावर जो है किसके पास होती थी? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लिखा होता तब ये सही होता, यहाँ पे तो लोकल लिखा हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है रेस्ट्रिक्टिव गवर्नमेंट, ना कि लोकल गवर्नमेंट। ठीक है ना? रेस्ट्रिक्टिव पावर किसमें होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक, चलिए क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए, तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन इंडियन फेडरल सिस्टम द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल दोज सब्जेक्ट व्हिच आर इंक्लूडेड इन। देखिए देखिए, पीछे ही उसका आंसर था, तो तुरंत आप इसका आंसर बता देंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कौन सी लिस्ट पे अपना कानून बनाएगी? स्टेट वाले भैया, स्टेट लिस्ट वाले अपना स्टेट गवर्नमेंट वाले बनाएंगे, जितनी स्टेट लिस्ट में सारी चीजें दी गई हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट लिस्ट। ठीक है, ना कि यूनियन, कॉन्करेंट या रेसिडुअरी सब्जेक्ट। ठीक है ना? रेसिडुअरी सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? ऐसे सब्जेक्ट जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने में काम आते हैं। रेसिडुअरी मतलब ऐसी चीजें जो तीनों में ना आए। समय के साथ साथ बहुत चीजें ऐसी आ जाती हैं जिनको आपके ऊपर संविधान मतलब कानून बनाने हैं या कुछ चीजें चेंज करनी, जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गए, ये सब चीजें पहले से तो लिस्ट में सारी चीजें मेंशन नहीं थी। ये आगे किस पे कौन बनाएगा? आपका सेंटर बनाएगा। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स की चीजें सीखे, समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following government has 2 or more level? किस गवर्नमेंट के पास 2 या more levels ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं? तो कौन सी गवर्नमेंट होती है? फेडरल। ठीक है ना? फेडरल गवर्नमेंट जो होती है उसमें 2 या 2 से अधिक गवर्नमेंट होती हैं, उसमें 2 और मोर लेवल। जैसे हमारा फेडरल गवर्नमेंट क्या है? इंडिया। तो इंडिया में कितने तरीके से इस समय कितने लेवल की गवर्नमेंट है? सेंटर है, स्टेट है, लोकल है। तो एटलीस्ट तो 2 होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो फेडरल गवर्नमेंट में मोर देन 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन 3 लिस्ट, डिवाइड्स पावर्स between center and state in 2 lists, divides the power of the state and left the undefined power of the state, फिर specified the powers of the state and left the residual power with the center।
क्या सही लग रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की चीज में डिवाइड है, डिवाइड पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन 3 लिस्ट। ठीक है ना, 3 लिस्टों में डिवाइड किया गया। जैसे कि हमने देखा आपका क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और आपका सेंट्रल लिस्ट है। तो ये हमारे क्या हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिटरी फीचर्स एंड फेडरल फीचर्स। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे अपने आगे के पार्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसके अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई चीज आए आप पूरी तरीके से घबराए ना, अच्छे तरीके से उसको डील करें। तो ये सब सारी चीजें आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।